Hello everyone, this is Chandan Ganotra and I welcome you to today's class जिसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। आज हम वेक्टर्स के बहुत सारे सवाल लगाने वाले हैं, राइट। देखते हैं जितने भी सवाल आज लगा पाए लगाते हैं। बहुत सारे सवाल लगाने हैं, कुछ नहीं तो लगभग मिनिमम 30 सवाल तो आज लगाने ही है, राइट। वेक्टर्स के 30 सवाल एक बार लगाते हैं, राइट। अब क्यों इंपॉर्टेंट है वेक्टर्स, आप सबको पता ही है। तो आपका जो अब वेक्टर्स को भी ना बहुत सारे बच्चे एज अ चैप्टर की तरह कंसीडर करते हैं और करना भी चाहिए। आपके ना दो चैप्टर्स हैं दोस्त फिजिक्स में। एक तो हो गया आपका बेसिक मैथ्स, राइट। और एक चैप्टर हो गया आपका वेक्टर्स, राइट। तो बहुत सारे बच्चे जो अभी क्लास 11th में हैं डू कंसीडर दीज एज रियल चैप्टर्स। वो ना इनको रियल चैप्टर्स कंसीडर ही नहीं करते। उन्हें लगता है कि वेक्टर तो आ ही जाएगा, आते आते आ जाएगा, करना ही क्या है। गाइज मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके इन दो चैप्टर्स पर पकड़ अच्छी हो गई ना, राइट, खासकर बेसिक मैथ्स की आपको पकड़ अच्छी हो गई और वेक्टर्स तो ना आपका बहुत ज्यादा जगह पर यूज होने वाला है। पर्टिकुलरली जैसे जब आप 11th में आते हो, काइनामेटिक्स पूरा वेक्टर्स पर डिपेंडेंट है, पूरा मैकेनिक्स वेक्टर्स पर डिपेंडेंट है। और आगे चलकर भी जैसे सपोज आप इलेक्ट्रोस्टैट्स भी कर रहे हो, कहां वेक्टर्स की जरूरत पड़ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। और होता क्या है ना, बहुत सारे बच्चे जब वेक्टर्स को नहीं पढ़ते अच्छे से, वेक्टर्स को समझते नहीं है, तो उन्हें पता है क्या हो जाता है। जब आप वेक्टर्स को अच्छे से समझते नहीं हो ना दोस्त, तो आपको बेसिकली फिजिक्स टफ लगने लगती है, ठीक है। अब कभी सोच के देखना आपको फिजिक्स क्यों टफ लगती है। कभी सोच के देखना फिजिक्स आपको क्यों टफ लगती है। फिजिक्स आपको इसलिए टफ लगती है क्योंकि कभी भी कोई क्वेश्चन हो रहा होता है, बीच में एक ऐसी चीज आ जाती है जो आपसे उड़ जाती है। अब वो ऐसी चीज क्या है, या तो वो बेसिक मैथ्स की चीज होगी या वेक्टर्स की चीज होगी। तो आज तकरीबन 30 क्वेश्चंस करते हैं वेक्टर्स पर, राइट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डलवा दूंगा। वेक्टर्स का वन शॉट मैंने किया था, मात्र 60 मिनट्स में पूरा वेक्टर समझा दिया था, राइट। तो अगर आपने वो लेक्चर देखा है, बहुत सारे सवाल आज के तो वैसे ही हो जाएंगे, कुछ कुछ क्योंकि वो वन शॉट था। जो कॉन्सेप्ट अगर नहीं हुए पाए रहे वो मैं क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझा देने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले बता दो आवाज आ रही है या नहीं। लेट मी वेलकम, मेरा नाम है चंदन गनोत्रा एंड आई हैव अबाउट 7 years ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग फॉर नीट फिजिक्स। और आपका स्वागत है वेदांतु नीट मेड इजी में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को लाइक नहीं किया, तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपकी नीट की जर्नी को आसान बनाने के लिए हम हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे आपकी जर्नी ना सिर्फ आसान हो जाए, बट जैसे मैं फिजिक्स में इतना आपको बता सकता हूं कि अगर आप ये सारी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपके 160 प्लस बहुत इजीली आ सकते हैं, बशर्ते कि जो जो हम बता रहे हैं आप एग्जैक्टली वैसा करते चलो। आवाज आ रही है? चलिए चलिए दोस्तों, लेट अस नाउ गेट स्टार्टेड, राइट। सो आर यू गाइज रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं? मैक्सिमम क्वेश्चंस आज लगाने की कोशिश करेंगे फ्रॉम द चैप्टर वेक्टर्स, राइट। और देखते हैं लास्ट में कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कितने बच्चों के कितने सवाल हल हुए, ठीक है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी होंगे, थोड़े डिफिकल्ट ट्रिकी क्वेश्चंस भी होंगे। कुल मिला के इन 30 क्वेश्चन से आपका पूरा वेक्टर्स का एक रिवीजन हो जाएगा। चलिए दोस्त, आ रही है आवाज? करें स्टार्ट? चलिए लेट अस नाउ गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पहला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज विच वन इज अ स्केलर क्वांटिटी? इनमें से स्केलर क्वांटिटी कौन सी है? विच इज अ स्केलर क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट is a vector quantity, momentum is a vector quantity, torque is also a vector quantity. अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर डिस्प्लेसमेंट तो चलो वेक्टर ही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मोमेंटम क्या होता है? मास टाइम्स वेलोसिटी, राइट। मास कांस्टेंट है बट मास स्केलर है, बट वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर ही हो गया, राइट। मतलब इसको ऐसे लिख देते हैं, वेक्टर ही हो गया। सिमिलरली टॉर्क क्या होता है? टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी वेक्टर ही है। जो आपका एनर्जी होता है ना दोस्त, एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं? वर्क डन भी लिख सकते हैं। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर। बट जो एनर्जी होती है ना दोस्त, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। समझ रहे हो? एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी।
राइट। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे सर एनर्जी वर्क डन के इक्वल वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है, बट वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर आपने वेक्टर्स पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा दोस्त कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो एक स्केलर होता है, मतलब वो आपका स्केलर होता है। और टॉर्क फॉर एन एग्जांपल ये क्या होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर बनता है। आ रही है बात सबको समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछ रहा है, द वेक्टर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग इज। अब इसमें से हमें क्या बताना है, वेक्टर क्वांटिटी बताना है। क्या है वेक्टर क्वांटिटी? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो बचा डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है, अ वेक्टर इज एडेड टू एन इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर ऑफ द सिमिलर नेचर। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में से ऐड करना है जो इक्वल और ऑपोजिट है। मान लो मेरा एक वेक्टर है 3i कैप, राइट। अब इसको मैंने ऐड करना है, अ वेक्टर इज एडेड टू एन इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर ऑफ द सिमिलर नेचर। ऑपोजिट वेक्टर क्या हो जाएगा, -3i कैप। दोनों को ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो 0 मतलब क्या, नल वेक्टर, 0 वेक्टर। तो जो आंसर होगा वो हो जाएगा एक नल वेक्टर। आ रही है बात समझ? अगर एक वेक्टर को उसी के सिमिलर टाइप के वेक्टर बट जो कि ऑपोजिट हो उससे ऐड कर लेंगे तो क्या बनेगा, नल वेक्टर, 0 वेक्टर। समझ आ गई दोस्तों सबको? चलिए कमेंट सेक्शन में बताते चलो कितने बच्चों को समझ आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग एनी अदर डायरेक्शन इज। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझेंगे। इन सब सवाल का ना गाइस नेचर बस ये नहीं है, मतलब आइडिया ये नहीं है कि झट झट से आंसर दे देंगे खत्म हो जाएगी क्लास, नहीं, समझेंगे। कॉन्सेप्ट ही तो स्ट्रॉन्ग करना है, फिजिक्स अल्टीमेटली क्या है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है बस हमें। ठीक है, अब ये क्या पूछ दिया, अब इसने ये पूछ दिया कि, ध्यान दो, अब इसने ये पूछ दिया द कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग एनी अदर डायरेक्शन इज। मान लो एक ये वेक्टर है, ठीक है, मान लो एक ये वेक्टर है ए वेक्टर, इसके यहां पे दो कॉम्पोनेंट्स होंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, राइट। अगर मान लो ये थीटा है, ये हो जाएगा मेरा एग्जैक्टली मतलब समझ रहे हो, ये हो जाएगा आपका ए साइन थीटा। तो क्या पूछा जा रहा है, द कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग एनी अदर डायरेक्शन इज। इसका जो कॉम्पोनेंट होगा अल्टीमेटली ये वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर इज नथिंग बट ए कॉस थीटा आई कैप, करेक्ट, प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ठीक है, तो अल्टीमेटली ए का जो मैग्नीट्यूड होगा और जो इसके रिजल्टेंट्स का मैग्नीट्यूड है वो उससे तो ज्यादा ही होगा, राइट। द कॉम्पोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग एनी अदर डायरेक्शन, जो उनके कॉम्पोनेंट का मैग्नीट्यूड है ये हमेशा इससे तो कम ही होगा। आ रही है ना बात समझ, इज ऑलवेज लेस देन। फोर्थ का आंसर हो जाएगा ए। सबको समझ आ रही है? फोर्थ का आंसर हो जाएगा ए। तो कॉम्पोनेंट इज ऑलवेज लेस देन, कॉम्पोनेंट हमेशा उसका कम होगा एज कंपेयर टू द वेक्टर इटसेल्फ। बहुत सही बात है। अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल में ध्यान से पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता था दोस्त, यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर्स होते थे जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता था। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स वर द वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता था, व्हाट वर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर आर द वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता था। किसी भी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, अगर आपके पास एक वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, राइट, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो बस आप इसी तरह से चेक कर लो, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ 2। तो ये तो भैया गलत हो गया। अगला कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब ध्यान दो, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से पता है इसकी वैल्यू होती है 1, तो ये ही मेरा यूनिट वेक्टर है। आ गई बात समझ, यही तो मेरा दोस्त यूनिट वेक्टर है। कमेंट सेक्शन में बता दो कमेंट सेक्शन में सबको समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है,
सो दैट अल्टीमेटली बिकम्स योर यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर मतलब ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। अगला क्वेश्चन, अ वेक्टर p is perpendicular to vector q, the value of a is, राइट। p वेक्टर q वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब आपको पता है, मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, a वेक्टर और b वेक्टर। अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करता हूं, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी कॉस थीटा। अब आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू एट 90 डिग्रीज कितनी होती है, कॉस थीटा की वैल्यू एट 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 0। अब a vector this is perpendicular to this if the value of a is, अब अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या मैं बोल सकता हूं इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। परपेंडिकुलर मतलब यही ना कि इनके बीच का अगर थीटा 90 डिग्री है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। बिल्कुल बोल सकते हैं। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। पी वेक्टर क्या दे रखा है आपको, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस a k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, इसका p का डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, दूसरा वेक्टर है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, दैट शुड बी इक्वल टू 0, राइट। तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 a इंटू माइनस के कितना हो जाएगा, a इंटू माइनस के माइनस a इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा 4 माइनस a इज इक्वल टू 0, यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा हमारा, C, a इज इक्वल टू 4। आ गई सबको बात समझ। 6th क्वेश्चन कितने बच्चों को चमका, बता दो। a इक्वल्स टू 4 वुड बी द राइट आंसर। दो वेक्टर्स अगर आपको दे दिए, ठीक है, और पूछा गया टेस्ट करो कि ये परपेंडिकुलर हैं कि नहीं, आपको क्या करना है, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 प्रूफ कर देना है। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया मतलब वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, आगे अब अगला सवाल भी सिमिलर ही लग रहा है। क्या पूछ रहा है, इफ a इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, b is equal to minus i cap minus j cap minus k cap, then what is the angle made by a minus b with a। ध्यान दो, a minus b और a के बीच का एंगल क्या होगा, सोचो 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 सोचो, बताओ a minus b और इसके बीच का एंगल क्या होगा, कैसे करोगे बताओ, a minus b और a के बीच का एंगल कैसे होगा, बताओ 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 कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब a माइनस बी एक बार निकाल लेते हैं, a माइनस बी एक बार निकाल लेते हैं। a माइनस बी क्या हो जाएगा, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, राइट। तो i प्लस j प्लस k, ठीक है, माइनस माइनस i माइनस j माइनस k। ठीक है, तो a माइनस बी आपका कितना आ गया दोस्त, a माइनस बी आपका आ गया, ठीक है, 2i प्लस 2j प्लस 2k। बताओ 2i प्लस 2j प्लस 2k, क्या मैं इस वेक्टर को लिख सकता हूं 2 टाइम्स i प्लस j प्लस k। ठीक है, क्या मैं इसको 2 टाइम्स i प्लस j प्लस k लिख सकता हूं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में बताओ। बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अल्टीमेटली दोस्त i j k क्या ये पैरेलल नहीं हो जाएगा ए से, बताओ क्या ये पैरेलल नहीं हो जाएगा। एक वेक्टर था भैया आपका ऐसे i प्लस j, दूसरा वेक्टर है 2i प्लस 2j, अल्टीमेटली डायरेक्शन तो सेम ही हो गई ना उसकी। तो बस इफ इट इज पैरेलल देन क्या हो जाएगा, एंगल मेड बाय इट दिस इज 0। आ रही है सबको बात समझ, एंगल मेड बाय इट वुड बी 0 डिग्रीज। क्यों, क्योंकि भैया ये वाला जो वेक्टर है ये ए से पैरेलल वेक्टर बन गया। जब ये पैरेलल वेक्टर बन गया तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़े, समझ आया ये वाला सवाल, लास्ट सवाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स दिस एंड दिस इज। अब दो वेक्टर्स के बीच का आपको एंगल निकालना है।
बताओ कैसे निकालोगे? दो वेक्टर्स के बीच का आपको एंगल निकालना है, कमेंट सेक्शन में बताओ कैसे निकालोगे। 8th क्वेश्चन। अब आपको ना यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी दिख रही है। सबसे पहले तो ना आपको ये दो वेक्टर्स दे दिए, ठीक है, आपको ये दो वेक्टर्स दे दिए, 2i कैप, ये दे दिया -2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है, और दूसरा वेक्टर क्या दे दिया गया है, i कैप प्लस 2j कैप -4k कैप। सबसे पहले तो ना मेरी बात मानो, इसका ना डॉट प्रोडक्ट लेके देख लो, सबसे इजीएस्ट है। अगर तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया मतलब एंगल कितना है, 90 डिग्री। देखो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +6, ये हो जाएगा -4, 0। बताओ जैसे ही डॉट प्रोडक्ट आपका आ गया 0, तो क्या मतलब है, डॉट प्रोडक्ट 0 आते ही मैं क्या बोल दूंगा, एंगल इज 90 डिग्री। बताओ कितने बच्चों को चमका, कितने बच्चों को चमका, डॉट प्रोडक्ट 0 आते ही एंगल आपका कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। आ गई बात समझ? इस तरह से आपको ये करना है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल क्या बोल रहा है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग द वेक्टर बी। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसे। इसका कंपोनेंट निकालना है अलोंग द वेक्टर बी। अब मुझे पता है सब, चलिए इसका कंपोनेंट निकालना है अलोंग द वेक्टर बी। जब इसका कंपोनेंट निकालना है, ठीक है, मुझे इसका कंपोनेंट निकालना है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसका कंपोनेंट विल बी इक्वल टू, इसका कंपोनेंट विल बी इक्वल टू a cos थीटा, इसका कंपोनेंट विल बी इक्वल टू a cos थीटा। बताओ इतनी बात समझ आती है कि नहीं? इसका कंपोनेंट विल बी इक्वल टू, 9th क्वेश्चन सबको समझ आ रहा है, इसका कंपोनेंट विल बी a cos थीटा, राइट। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं a डॉट b डिवाइडेड बाय b, क्योंकि a डॉट b क्या होता है, a डॉट b इज ab cos थीटा, ठीक है, a डॉट b क्या होता है, ab cos थीटा डिवाइडेड बाय b करूंगा तो ये a cos थीटा आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो अल्टीमेटली अगर मुझे इसका एंगल निकालना होता है तो मैं क्या कर लेता हूं, a डॉट b बाय b, a डॉट b बाय b ऐसे निकालते हैं आप, ठीक है, a डॉट b बाय b। तो अब a डॉट b निकाल लो सबसे पहले, राइट। तो अल्टीमेटली मुझे निकालना है a डॉट b डिवाइडेड बाय b, ठीक है, a डॉट b डिवाइडेड बाय b। यहां से आपका एंगल निकल आएगा। अब a कितना दे रखा है आपको, a डॉट b निकालो। a दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, i कैप प्लस j कैप, ठीक है, i कैप प्लस j कैप, राइट। जिसके साथ निकालना है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड कर दो, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा +3, मतलब ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो a डॉट b आ गया 5। b का मैग्नीट्यूड कितना है, b का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √1 + 1 इज इक्वल टू √2। आ रही है बात समझ? तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा आपका 5√2। 9th का आंसर आ जाएगा ए। कितने बच्चों को क्लियर हुआ, बता दो फटाफट। 9th का आंसर आ जाएगा ए। क्लियर है? अल्टीमेटली अगर किसी वेक्टर का कंपोनेंट आपको एक दूसरे वेक्टर के साथ बताना हो तो आपको क्या करना है, उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर से डिवाइडेड बाय बी, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आ गई बात समझ? इसी तरह से करना है। अल्टीमेटली किया क्यों, क्योंकि इसका अगर मैं किसी के अलोंग अगर एक कंपोनेंट निकालूं तो वो cos थीटा होगा, राइट। जब हम नॉर्मल एक्स वाई जी एक्सिस के साथ लेते थे तो उसी का ही वो वाला कंपोनेंट ले लेते थे, राइट। बट यहाँ पर एक दूसरे उसके साथ बता रहे, तो यहाँ पर उसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया। इज दैट क्लियर? 9th क्वेश्चन क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10th। अब क्वेश्चन नंबर 10th क्या बोल रहा है, वेक्टर p 6i कैप प्लस 4√2j कैप प्लस 4√2k कैप मेक्स एन एंगल विद z एक्सिस इज इक्वल टू। अब इसका मुझे एंगल निकालना है विद z एक्सिस, तो मैं क्या करूंगा, इसका z वाला कंपोनेंट मतलब pz डिवाइडेड बाय p, यही होता है, यही होता है ना, cos थीटा इज इक्वल टू pz डिवाइडेड बाय p, राइट। अब आपको लगेगा कि सर ये कैसे हो गया, ऐसा समझो ना, ऐसा समझो कि मान लो अगर ये x था, ये y था, अभी x y के हिसाब से समझ लो, x था y था और ये x i कैप प्लस y j कैप था, ठीक है। और मुझे
इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मान लो ये थीटा है, ठीक है, ये निकालना है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x cos थीटा, ठीक है, x cos थीटा, ठीक है, x cos थीटा, उसका cos थीटा कंपोनेंट, मान लीजिए वेक्टर मेरा a वेक्टर है, ये मेरा वेक्टर a है, ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं cos थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, cos कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, अभी आप एक बार ये भी भूल जाइए, देखो ऐसा समझो इसको थोड़ा ध्यान से, अगर मान लो ये x है, ये y है, ये एक वेक्टर है a, ठीक है, और ये है थीटा, मुझे ये थीटा निकालना है अगर कितना है, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ये अगर मान लो ये थीटा है तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, राइट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हो गया मेरा कितना ax, राइट, इज इक्वल टू ax डिवाइडेड बाय a, समझ रहे हो, cos थीटा इज इक्वल टू ax बाय a, इसी तरह से cos थीटा इज इक्वल टू, अगर वो y एक्सिस से बना रहा है तो ay बाय a, z से बना रहा है तो az बाय a, ठीक है, यही फॉर्मूला हम यहां पर यूज करने वाले हैं, ठीक है, तो अब अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, सबसे पहले इस वेक्टर का z कंपोनेंट, इस वेक्टर का z वाला कंपोनेंट, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया z वाला कंपोनेंट, तो 4√2, तो ये क्या आ जाएगा 4√2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 4√2 डिवाइडेड बाय p का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कैसे लोगे आप, अंडर रूट ऑफ 6 का 6 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4√2 का स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर, बताओ कितने बच्चों को चमका, ठीक है, आ रही है ना बात समझ, तो ये cos थीटा आपका निकलेगा, अल्टीमेटली आपका आंसर cos इनवर्स निकलेगा, बट ये तो ये हो जाएगा दोस्त मेरा 4√2 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये पूरा अंडर रूट में 6 स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 2, यही करना पड़ेगा ना, 16 को 2 से करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 12, 32 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा प्लस 32, यहां पर आ जाएगा प्लस 32, ऐसे ही करोगे ना, बताओ 10th क्वेश्चन कितने कितने बच्चों को चमक रहा है, ठीक है, अब इसको आप ऐड कर लो, 36, 32, 32, अल्टीमेटली कितना हो जाएगा ये 100, राइट, तो ये अंडर रूट ऑफ 100 मतलब 4√2 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, तो इसको अगर आप कैंसिल करोगे कि तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 डिवाइडेड बाय 5, 2√2 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर हो जाएगा आपका सी, 10th का आंसर आपका आ जाएगा गाइस सी, कितने बच्चों को चमका, 2√2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, इस तरह से आपको ये सवाल लगाना था, आ गई सबको बात समझ, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे, चलिए अगला सवाल 11th, which of the following is the unit vector perpendicular to A and B, इसमें से कौन सा यूनिट वेक्टर है जो A और B के साथ परपेंडिकुलर है, अब एक बात बताओ, a vector that is perpendicular to A and B will nothing but B is cross product, बताओ ऐसा कोई वेक्टर जो A और B के परपेंडिकुलर हो वो क्या होगा, मान लो A वेक्टर ऐसा है, B वेक्टर ऐसा है, तो A क्रॉस B क्या होता था, राइट हैंड थंब रूल से बाहर आएगा, आ रही है बात समझ, ये बाहर आएगा बाहर वाले प्लेन पर, ठीक है, इस प्लेन के बाहर आ जाएगा A क्रॉस B राइट हैंड थंब रूल से, तो इसके परपेंडिकुलर है इस प्लेन से, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, तो वेक्टर ये है, ठीक है, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसके मैग्नीट्यूड से उसका यूनिट वेक्टर बन जाता है, ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, अब A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आप सबको पता है ए बी साइन थीटा, तो फाइनल आंसर दोस्त क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा A क्रॉस B ए बी साइन थीटा, आ गई सबको बात समझ, कितने बच्चों को क्लियर हुआ फटाफट बता दो, ठीक है, A क्रॉस B बाय ए बी साइन थीटा, स्वाहा, ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 12th, कंडीशन अंडर विच द वेक्टर्स a प्लस बी एंड a माइनस बी आर पैरेलल इज, बताओ 11th क्वेश्चन, बताओ a प्लस बी और
ए माइनस बी पैरेलल किस कंडीशन पर होंगे? बताओ बताओ, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ए प्लस बी और ए माइनस बी को मुझे पैरेलल प्रूफ करना है। हाउ कैन आई डू दैट? बताओ। अब मुझे पता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, राइट? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो अगर मैं इसको ये बोलूं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ए क्रॉस बी, राइट? 2 टाइम्स ए क्रॉस बी, राइट? तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा बताओ? अगर आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट लो तो 2 टाइम्स ए क्रॉस बी, राइट? ये कितना आ जाएगा आपका? बताओ बताओ बताओ। 2 टाइम्स ए क्रॉस बी आ जाएगा आपका 0, राइट? 2 टाइम्स ए क्रॉस बी विल बी 0। अगर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलते हैं? ए बी साइन थीटा, ठीक है? ए बी साइन थीटा। अगर 0 आ गया क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या मतलब है? वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि ए इज पैरेलल टू बी। आ गई बात समझ? ए इज पैरेलल टू बी। कितने बच्चों को चमका? ठीक है, तो इससे हम बोल देंगे ए इज पैरेलल टू बी। बढ़े आगे, अगला सवाल। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13th। द फोर्सेस विच मीट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर मीट करते हैं, बट देयर लाइंस ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन पर लाई नहीं करते उनके लाइंस ऑफ एक्शन। तो सेम प्लेन पर लाई नहीं करते तो कोप्लेनर और कोप्लेनर तो होगा नहीं, इट वुड बी नॉन कोप्लेनर, राइट? बट यहां पर क्या बोला है? विच मीट एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, तो मतलब कॉन्करेंट फोर्सेस हो गए। तो नॉन कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस। तो 13th का क्या आ जाएगा दोस्त आंसर? कितने बच्चों को चमक रहा है? 13th का आंसर आ जाएगा बी, नॉन कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 14th क्वेश्चन, कंसीडर अ वेक्टर f इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप, ठीक है? अनदर वेक्टर परपेंडिकुलर टू f इज, अब ना इसमें थोड़ा सा लॉजिक यूज करो, कॉमन सेंस लॉजिक। 4i कैप माइनस 3j कैप कौन से प्लेन पे है? xy प्लेन पर है, हाँ या ना? 4i कैप माइनस 3j कैप कौन से प्लेन पर है? xy प्लेन पर। कोई भी वेक्टर जो बस z प्लेन पर होगा, क्या वो इसके परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा? बताओ। वो बिल्कुल हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर। तो z प्लेन पर 7k, k है ना? k वेक्टर क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं हो जाएगा? वो xy प्लेन पे है वेक्टर, अगर कोई k वेक्टर होगा तो वो क्या हो जाएगा? उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। आ गई बात समझ? तो 7k वुड बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15th, इफ द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स a एंड b, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं a एंड b, उनके बीच का एंगल कितना दे दिया है? 120 डिग्री। देन रिजल्टेंट c विल बी, दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है, a और b, उनका जो रिजल्टेंट है c। अब देखो वो उसके a प्लस बी और a माइनस के b के बीच में ही होगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं c विल बी लेस देन a प्लस बी, ठीक है, एंड ग्रेटर देन a माइनस बी। रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा ना, ठीक है? तो चलिए, तो अब यहां से ऑप्शंस देख लो, राइट? c इज लेस देन a माइनस बी, नहीं, इज इक्वल टू भी नहीं है, c इज ग्रेटर देन a माइनस बी, c वुड बी द राइट आंसर। सिंपल लॉजिक यूज करना है कुछ कुछ सवाल में, एकदम सिंपल लॉजिक। आ रही है बात समझ? कितने 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 बच्चों को क्लियर हो रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 16th, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? टू वेक्टर्स a एंड b, दो वेक्टर्स हैं a एंड b, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, हैव अ रिजल्टेंट r व्हिच मेक्स एन एंगल phi विद a। अब देखो, मान लीजिए ठीक है, अब मान लीजिए ये एक टू वेक्टर्स a एंड b इंक्लाइंड एट थीटा डिग्री, ओके, टू वेक्टर्स a एंड b इंक्लाइंड एट थीटा हैव अ रिजल्टेंट r, ठीक है? मान लीजिए a एंड b इंक्लाइंड एट थीटा, ठीक है, इंक्लाइंड एट थीटा डिग्री हैव अ रिजल्टेंट r व्हिच मेक्स एन एंगल phi विद a, ठीक है?
एक रिजल्टेंट आर है जो बनाता है फाई विद ए, ठीक है। इफ द डायरेक्शंस ऑफ ए एंड बी आर इंटरचेंज्ड, ओके, टू वेक्टर्स, इसको इतना लेने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल लो ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। ए और बी इंक्लाइंड एट थीटा, ठीक है, ए और बी आर इंक्लाइंड एट थीटा, राइट, एंड द रिजल्टेंट आर मेक्स एन एंगल फाई विद ए। इफ द डायरेक्शंस ऑफ ए एंड बी आर इंटरचेंज्ड, ए और बी की अगर मैं डायरेक्शंस को इंटरचेंज कर देता हूं, राइट, तो मान लो ए मेरा ये हो जाता है, बी मेरा ये हो जाता है, ठीक है, तो आर मेरा क्या हो जाएगा, कुछ यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं जस्ट सिमेट्रिसिटी से भी देखूं तो अब ये बोल रहा है कि रिजल्टेंट की क्या चीज सेम रहेगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन तो बिल्कुल भी सेम नहीं रहेगी, राइट, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी नहीं होगा उसका, बस मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, राइट, क्योंकि अल्टीमेटली सिमेट्रिक है वो, थीटा और फाई चेंज नहीं हो रहा, राइट, बस फ्रेम चेंज हो गया, डायरेक्शंस चेंज हो गई, राइट, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा उसका, सेम रह जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा बट डायरेक्शन चेंज होगी, जब डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी नहीं होगा, और नन ऑफ दिस तो क्यों ही होगा जब मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछ रहे हैं, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इज थीटा, द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस ए इज। अब देखो बहुत अच्छा सवाल है, अब एक बात बताओ, जो बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए है, क्या वो बी और ए के प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं होगा, बिल्कुल होगा, राइट, बी के भी और ए के भी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो क्या ए डॉट इसमें क्या एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, सही बात है कि नहीं, ए और इसका जो बनेगा, इसका जो डायरेक्शन बनेगा बी क्रॉस ए, वो ए के परपेंडिकुलर होगा, राइट। अब ये बी क्रॉस ए के परपेंडिकुलर है, और ए डॉट वही कर रहा हूं मैं, ए डॉट, राइट, जो ए के परपेंडिकुलर है, समझो बी क्रॉस ए जो ये यहां पे बनेगा ये ए के परपेंडिकुलर वाला बनेगा। अब जब ये ए के परपेंडिकुलर है, अगर मैं ए के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर एंगल्स अगर 90 डिग्री हो गया तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, 0। कितने बच्चों को समझ आया, कितने बच्चों को समझ आया, 0, सिंपल, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं जितने बच्चों को ये नहीं चमका, देखो बी क्रॉस ए है, मान लो ये बी है, मान लो ये ए है, ये बी है, मान लो ऐसे, मान लो ये ए है ये बी है, ठीक है। अब बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए क्या होगा बताओ, बी क्रॉस ए अगर ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है तो बी क्रॉस ए क्या होगा, माइनस जेड एक्सिस, ठीक है, माइनस जेड हो जाएगा। अब माइनस जेड और ए को अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो माइनस जेड मान लो ये वाला है और ए, ये तो 90 डिग्री अपार्ट हो गए, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0, राइट। दो वेक्टर्स जो 90 डिग्री से सेपरेटेड है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा दोस्त, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या पूछा जा रहा है 18th क्वेश्चन में, इफ a इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 7i कैप प्लस 24j कैप, द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज b एंड पैरेलल टू a इज व्हाट। सबसे पहले a वेक्टर के पैरेलल मुझे कोई एक वेक्टर बताना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले a वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा, ठीक है, यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा, राइट। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे ए वेक्टर का, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर कितना है 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, मतलब 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा दोस्त 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय 5, राइट। अब ये हो गया यूनिट वेक्टर, मतलब ये उस वेक्टर की डायरेक्शन में 1 यूनिट वेक्टर बन चुका है, मतलब एक बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब ये समझ आ गई, यूनिट वेक्टर मेरा बन गया। अब मुझे क्या इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना चाहिए, मुझे b के इक्वल। अब b का मैग्नीट्यूड निकालो सबसे पहले, b का मैग्नीट्यूड कितना निकल जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर,
बताओ 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, इसको जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 625, मतलब ये आ जाएगा 25। ठीक है, ये चीज आ जाएगी आपके पास 25। 18th क्वेश्चन कितने कितने बच्चों को चमक रहा है बताओ, ये 49 576 आ जाएगा, 625 25 आ गया। तो मैग्नीट्यूड इसका कितना निकल गया दोस्त, मैग्नीट्यूड निकल गया आपका 25। तो बस इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप, 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप, बस यही तो करना है। 15 आई कैप 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप, डी वुड बी द राइट आंसर। बताओ कितने बच्चों को चमका 15 आई कैप प्लस 20 जे कैप, ठीक है, बताओ। चलिए, सबको समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है अच्छे से, सिंपल सिंपल सवाल हैं। चलिए अगला सवाल, अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ना। द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a क्रॉस b एंड b क्रॉस a इज, a क्रॉस b और b क्रॉस a में एंगल क्या होगा। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप सिंपल लॉजिक लगाओ, या a को आप i कैप मान लो और b को j कैप मान लो, ठीक है, जस्ट लॉजिक के लिए। a क्रॉस b क्या होगा, a क्रॉस b यही होगा, ठीक है, तो मतलब a क्रॉस b आपका ये निकल जाएगा, ठीक है, z एक्सिस में जो बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, तो ये निकल जाएगा आपका k कैप। b क्रॉस a क्या होगा, j क्रॉस i, जो जगह माइनस k कैप, ये हो जाएगा माइनस k कैप, जेनरिक ले लिया। अब इसके बीच का एंगल कितना है दोस्त, देखो ध्यान से, इसके बीच का एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब 180 डिग्री मतलब पाई, 180 डिग्री मतलब पाई रेडियंस, राइट, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर बी। चमका के नहीं चमका 19th क्वेश्चन, कितने बच्चों को समझ आया 19th क्वेश्चन बताओ। पाई आएगा ना, सीधी सी बात है, आपने आई जे ले लिया, आप नहीं भी लोगे, आप सिंपल भी देखो, ए क्रॉस बी उधर होगा, बी क्रॉस ए उधर होगा, दोनों उसके एंटी पैरेलल हो गए, दूर हो गए, तो 180 डिग्री हो गया, ठीक है, बड़े आगे। चलिए अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 20th। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर 8 i कैप एंड 8 j कैप विल बी। बताओ कैसे करोगे, 20th क्वेश्चन कैसे लगाओगे बताओ। यूनिट वेक्टर निकालना है पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ 8 i कैप एंड 8 j कैप, राइट। अब पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ 8 i कैप प्लस 8 j कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, मतलब 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। अल्टीमेटली इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 8 i कैप प्लस 8 j कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 8 स्क्वायर, राइट। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 8 i कैप प्लस 8 j कैप डिवाइडेड बाय 8 इंटू रूट 2, ठीक है। 8 से ये सब कैंसिल हो गया, तो i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय रूट 2, i कैप प्लस j कैप डिवाइडेड बाय रूट 2, नो नो नो, नन ऑफ दीज वुड बी द आंसर। बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं जब नन ऑफ दीज आंसर में होता है, बट आपको, और कई बार क्या होता है नन ऑफ दीज करने से पहले ना आप सोचते हो कि क्या मैं गलत कर रहा हूं, क्या मैं गलत नहीं कर रहा, राइट, इतना ऐसे नहीं सोचना चाहिए। यूनिट वेक्टर पूछा है पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, राइट, तो 8 i कैप और मतलब 8 i कैप प्लस 8 j कैप का आपने रिजल्टेंट वो निकाल लिया, ठीक है, 8 i कैप प्लस 8 j कैप का आपने वो निकाल लिया, राइट, मतलब एज इन उसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया, वही तो होगा वो, ठीक है। आ गई बात समझ, इज दैट क्लियर और नॉट, बताओ, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है अगले सवाल में, 21st क्वेश्चन। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम represented by A is equal to 2 i cap plus 3 j cap, B is equal to i cap plus 4 j cap is the area of parallelogram represented by this। एरिया बताना है इसका। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, राइट, तो कितना हो जाएगा ये A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। तो आप A क्रॉस B निकाल लो सबसे पहले, तो सबसे पहले A क्रॉस B निकाल लेंगे ना, A क्रॉस B कितना हो जाएगा i j k, ठीक है। अब यहां कितना हो जाएगा 2
3 0, ये हो जाएगा 1 4 0, करेक्ट, 1 4 0, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। अब आप देखोगे i का कंपोनेंट हमेशा 0 हो जाएगा क्योंकि ये 0 है, सिमिलरली j का कंपोनेंट भी 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली ये निकलेगा k कंपोनेंट ओनली। k कंपोनेंट कितना निकल जाएगा, 2 4 जा 8 माइनस 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 5k कैप। आ रही है बात समझ? तो अल्टीमेटली आपका कितना निकल जाएगा, 5 यूनिट्स। इसका मैग्नीट्यूड तो 5 ही होगा। सबको समझ आ रही है? क्वेश्चन नंबर 21, इट्स एन इंपॉर्टेंट एंड अ सिंपल क्वेश्चन। सिंपल ऐसे ऐसे कई बार पूछ लेता है नीट एग्जाम, बताओ, ठीक है? तो 5 वुड बी द राइट आंसर। आ गई सबको बात समझ? सिंपल, बढ़े आगे। चलिए, कितना हो गया टाइम? चलिए अगले पर चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 22, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, द लेंथ इन xy प्लेन इज। अब इसकी लेंथ पूछी गई है xy प्लेन में। अब इसका x और y का हिस्सा कौन सा है? 3i कैप प्लस j कैप। समझो, ऐसे ऐसे ना छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेगा। आपका वेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप अपने आप कर लोगे। इस वेक्टर का प्रोजेक्शन i j पे क्या होगा? 3i कैप प्लस j कैप ही होगा। k कैप वाला तो आपका z पे है। अब इसकी लेंथ पूछी है, अब ये लेंथ क्या निकालोगे? इसका मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 मतलब √10। बताओ, √10 है आंसर में? बिल्कुल है। बताओ कितने बच्चों को चमक रहे हैं क्वेश्चन? बताओ, √10। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? एक एक मिनट भी नहीं लगना चाहिए। बट अगर आपको ये नहीं बन रहे तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप वेक्टर्स के और क्वेश्चंस करिए, थ्योरी भी करिए, एक बार वो लेक्चर देख लीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द एंगल बिटवीन p प्लस क्यू एंड p मल्टीप्लाई बाय क्यू? बताओ, p प्लस क्यू और p मल्टीप्लाई क्यूब का क्या एंगल होगा? अब p मल्टीप्लाई बाय क्यू पी क्यू प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। बताओ, p मल्टीप्लाई बाय क्यू पी क्यू वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? ये p मल्टीप्लाई बाय क्यू का होगा, p मल्टीप्लाई बोल रहा हूं मैं, सॉरी, p क्रॉस क्यू का होगा, राइट? ठीक है। अब ये और पी क्यू, पी प्लस क्यू का रिजल्टेंट उसी प्लेन पर आएगा, तो अल्टीमेटली ये एंगल कितना हो गया दोस्त? दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है? अब 90 डिग्री मतलब कितना हो गया? 180 डिवाइडेड बाय 2, राइट? तो मतलब पाई बाय 2। बताओ 23rd का चमका के नहीं चमका? 23rd बी वुड बी द राइट आंसर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, if 3 vectors along coordinate axis represent the adjacent side of a cube of length b, then the unit vector along the diagonal passing through the origin will be। कितना सिंपल है। अब इसने क्या बोल दिया कि भैया i j k, यहां पर कैसे लिखे इसको? यहां सॉल्व कर दें, यहीं पर कर देते हैं। i j k, ठीक है? If 3 vectors along the coordinate axis represent the adjacent side of the cube, तो मतलब मेरा जो क्यूब है वो अल्टीमेटली कुछ ऐसा है, ठीक है? करेक्ट, यही है ना? मेरा क्यूब कुछ ऐसा है। अब ये क्या पूछ लिया गया है इसमें यहां पर? देन द यूनिट ऑफ द वेक्टर, देन द यूनिट वेक्टर अलोंग द डायगोनल, यहां से जो डायगोनल से ऐसा पास हो रहा होगा एक वेक्टर, ठीक है, जो कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे निकल रहा होगा, राइट? सबसे पहले वो वेक्टर क्या होगा? i प्लस जे प्लस के, ठीक है? i प्लस जे प्लस के, ठीक है? डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड मतलब √3। √1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? √3। तो i प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय √3। इतनी बात समझ आनी चाहिए। उसके तीनों एक्सिस कहां लाई कर रहे हैं? i एक्सिस पर, j एक्सिस पर और k एक्सिस पर, राइट? i j k पर लाई कर रहे हैं, तो i प्लस जे प्लस के और ऐसे। D would be the right answer। 24th का D would be the right answer। सबको चमका? आ रही है बात समझ? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, थोड़े से लॉजिक लग रहे हैं बस। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 25, द एंगल बिटवीन A एंड B इज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। A और B का एंगल कितना है? बताओ कैसे लगाओगे? सिंपल, अब आपको दिख रहा है दोनों का, एक बार डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो डॉट प्रोडक्ट से ही आपको क्या दिख रहा है? ये i प्लस जे
डॉट आई माइनस जे, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब 90 डिग्री स्वाहा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट 0 होते ही क्या पता लग जाएगा आपको, दोनों एंगल्स परपेंडिकुलर हैं, सॉरी दोनों ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, चलिए 26 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रिजल्टेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग में बी इक्वल टू 0। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट वन। अब क्या पूछा गया है, अब रिजल्टेंट इनका 0 होना चाहिए। अब आपको पैरेललोग्राम वो पॉलीगन लो पता था, ठीक है, ऑफ वेक्टर, जब हम वो करते थे तो उसमें ऐसा होता था कि अगर एक वेक्टर ये है, फिर 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 एक वेक्टर ये है, तो इसका जो रिजल्टेंट बन जाता था वो ये बन जाता था। ठीक है, ऐसे होता था। अब मान लो मेरे पास ये 3 वेक्टर्स हैं और इनका रिजल्टेंट मुझे 0 चाहिए, तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, ये एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, एक कंटिन्यूअस ट्रायंगल बनेगा। अगर ये कंटिन्यूअस ट्रायंगल बनेगा, राइट, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हो जाएंगे, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। अब ट्रायंगल के केस में हमें पता है कि सम ऑफ टू स्मॉलर साइड्स इज ग्रेटर देन द बिगर साइड, राइट। बस अब आपको देखना है, अब ये 10 और 10 है, क्या 10 प्लस 10 इज ग्रेटर देन 10 है? ठीक है, क्या 10 प्लस 10 इज ग्रेटर देन 25 है? क्या 10 प्लस 10 इज ग्रेटर देन 35 है? जहां पर कंडीशन सेटिस्फाई होती दिखे वो आंसर है। तो ये नहीं है, ये नहीं है, यही बचा, ए वुड बी द राइट आंसर। चमका के नहीं चमका? ठीक है, बस यही लॉजिक इसके अंदर यूज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स 2i कैप माइनस j प्लस 5k एंड x एक्सिस, बताओ कैसे लगाओगे? क्वेश्चन नंबर 27 बताओ। अब हमें एक वेक्टर बताना है जो इसके दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो मैं क्या निकाल लूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट, राइट, i j k। ठीक है, अब i पर ये क्या है 2 माइनस 1 5, तो ये कितना है दोस्त 2 माइनस 1 5। ठीक है, 5। ठीक है, और ये कितना है x एक्सिस, मतलब x एक्सिस मतलब i कैप, x एक्सिस मतलब i कैप 1 0 0, राइट। तो अल्टीमेटली अब आपका क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा i कैप, तो यहां से करो 0 माइनस, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस j कैप पे करोगे तो 0 माइनस -5 प्लस k कैप पे करोगे तो कितना हो जाएगा 0 माइनस -1 1, तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा दोस्त 5j कैप प्लस 1 k कैप, 5j कैप प्लस 1 k कैप, 5j कैप प्लस k कैप, सी वुड बी द राइट आंसर। चमका? इस तरह से आपको ये सवाल करना था। क्लियर हो रहा है ना सबको बातें? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 28, द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b मेक्स एन एंगल अल्फा विद a एंड बीटा विद b। अच्छा सवाल है। द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b, मान लो ये a है, ये b है, ये इसका रिजल्टेंट है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे मान लो, ये a है, ये b है, ये इसका रिजल्टेंट है। ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट है। तो अब ये क्या बोल रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b मेक्स एन एंगल अल्फा विद a, मेक्स एन एंगल अल्फा विद a एंड बीटा विद b, मेक्स एन एंगल अल्फा विद a एंड बीटा विद b। समझो, अल्फा विद a एंड बीटा विद b। 28 क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होगा, अल्फा विद a एंड बीटा विद b। अब जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उस तरफ ये झुकेगा, हाँ या ना? जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा
जैसे इस फिगर में ध्यान देना इस बात को, बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, राइट, बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो अल्फा बड़ा है बीटा से, समझ आ रही है कि नहीं? बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो रिजल्टेंट बी की तरफ झुकेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट बीच में आएगा, फिर जिसके पास ज्यादा है उसकी तरफ झुकाव होगा। तो अगर अभी इस सिचुएशन में मान लो जैसे ये इधर है, बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसकी तरफ रिजल्टेंट ज्यादा है, तो क्या मैं नहीं बोल सकता, अब अल्फा और बीटा सेम तो नहीं है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इफ बी इज ग्रेटर देन ए, बिल्कुल सही बात है। आ रही है बात समझ? अगर बी ए से बड़ा है तो अल्फा बीटा से बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि ये उसकी तरफ झुक रहा है, ये उसकी तरफ झुक रहा है तो मतलब ये एंगल इससे छोटा हो जाएगा, राइट? बस वही तो लॉजिक है, सिंपल कॉमन सेंस वाला सवाल है, राइट? बट थोड़ा सा ट्रिकी भी था। आगे 29th क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, ठीक है? 30 लगाते हैं आज, ठीक है? 30 क्वेश्चंस लगाते हैं आज। अब द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर्स दिस एंड दिस सो दैट रिजल्टेंट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। अच्छा, इसमें और इसमें मैं कौन सा वेक्टर ऐड करूं सो दैट द रिजल्टेंट इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस? ठीक है, मान लीजिए द वेक्टर दैट आई ऐड इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये मैं ऐड करता हूं। पहली बात, दिस प्लस दिस करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6, राइट, 1 प्लस 6 प्लस ए, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस ए आई कैप। मैं इनका रिजल्टेंट मिला के कर रहा हूं, ठीक है? ये कितना हो जाएगा, -2 और ये हो जाएगा 3, तो मतलब 3 - 2 1, तो 1 वो ये, तो 1 प्लस बी जे कैप। आ रही है बात समझ? 1 प्लस बी जे कैप, राइट, प्लस प्लस, ठीक है? 3 - 7 तो कितना हो जाएगा, 7 माइनस 3 - 7 तो कितना हो जाएगा, -4, -4 प्लस सी, -4 प्लस सी, ये हो जाएगा के कैप। अब ये क्या बोल रखा है, दैट शुड बी इक्वल टू द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस मतलब 1 जे कैप, 1 जे कैप, तो फाइनल आंसर 1 जे कैप आना चाहिए, फाइनल आंसर आपका 1 जे कैप आना चाहिए। तो 1 जे कैप आपका कब आएगा, 1 जे कैप कब आएगा, जब बी 0 हो जाए, राइट, ए की वैल्यू -7 हो जाए, ताकि ये खत्म हो जाए क्वांटिटी और बी की वैल्यू +4 हो जाए, तो फाइनली ए हो जाएगा -7 आई कैप, बी तो भैया 0 ही हो गया, राइट, और सी कितना हो गया, 4 के कैप। तो अगर ऐसा वेक्टर इसके अंदर ऐड कर दिया जाए तो रिजल्टेंट आपका जे आ जाएगा, मतलब 1 जे आ जाएगा। तो बस कौन सा आंसर है, बी वुड बी द राइट आंसर। समझ आ गया? चमका? कितने बच्चों को चमका, बता दो, ठीक है? इस तरह से आपको लगाना था ये सवाल। अब द लास्ट क्वेश्चन आज लगाते हैं। इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 आई कैप, ध्यान दीजिए, देन द वैल्यू ऑफ सीज। कितना सिंपल सवाल है, यूनिट वेक्टर इससे रिप्रेजेंट किया गया, मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, 1, राइट, तो मतलब अंडर रूट ऑफ 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा, 0.5 स्क्वायर प्लस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है? अब 0.5 स्क्वायर कितना हो गया, 0.25 प्लस 0.8 स्क्वायर कितना हो गया, 0.64, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब 0.64 और 0.25 को ऐड कर दो, ठीक है, 0.89 हो गया, ठीक है? तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.89, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.89, ठीक है? अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, 0.11, तो 0.11 देख लो आंसर कहां पर है, 0.11 का अंडर रूट, तो सी कितना, सी स्क्वायर आ गया आपका 0.11, तो सी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 0.11, तो बस सी का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ
0.11। तो फाइनल आंसर कितना आ गया दोस्त? बी। बी वुड बी द राइट आंसर। चमका के नहीं चमका, कितना सिंपल था, राइट। तो कॉन्सेप्ट ना गाइस ऐसे ही आएंगे, सिंपल सिंपल आएंगे, राइट। अब नीट में डायरेक्टली वेक्टर्स पर सवाल नहीं आता, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। डायरेक्टली आपका इस तरह से सवाल नहीं आएगा, बट ये सवाल किसी भी चीज में क्लब हो जाएगा, काइनेमेटिक्स में हो जाएगा, किसी और चैप्टर में हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे वेक्टर्स यूज कर रहे हो। तो ये सब चीजें अलोंग विद द बेसिक मैथ्स आर द बेसिक फॉर फिजिक्स, राइट। क्योंकि जो आपकी 11th और 12th की फिजिक्स है ना दोस्त, दैट इज नॉट जस्ट फिजिक्स, दैट इज फिजिक्स प्लस मैथ्स, राइट। बहुत सारे बच्चे इस बात को मान रहे होंगे, ठीक है। तो वो दोनों का मिश्रण बन जाता है कई बार, राइट। सो दैट इज इट, राइट। जिन जिन बच्चों ने अभी तक वेदांतु नीट में डीजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई वुड सजेस्ट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, क्योंकि यहां पर हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। एक ही कोशिश है कि आपकी नीट जर्नी में हम हेल्पफुल रहें, ठीक है। और जो बच्चे अभी 11th में हैं, जो बच्चे अभी 12th में हैं, जो बच्चे अभी ड्रॉपर हैं, उन सारे बच्चों के लिए अलग अलग बैचेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं। अभी जो करंट ऑनगोइंग बैच है वो नीट अभ्यास का बैच है, जिसके अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम वन शॉट्स कर रहे हैं आपके सारे चैप्टर्स के, राइट। बट अभी मोर इलेबोरेटेड कोर्सेज भी आने वाले हैं, वो भी फ्री यूट्यूब पर, इसी चैनल पर, राइट। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू कंसीडर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, राइट। एंड दैट वाज इट। आई होप यू लाइक द क्वेश्चंस। आज हमने 30 सवाल बना लिए, राइट। सोच के देखो, 30 क्वेश्चंस, राइट, 30 क्वेश्चंस ऑन वेक्टर्स। जाने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कितने कितने बच्चों ने 30 में से 30 कर लिए, या फिर 30 में से 30 समझ आ गए। हो सकता है पहली गो में नहीं समझ आए, वैसा है जैसा भी है, राइट। तो जितने बच्चों के जितने सवाल हुए, प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना, राइट, कि आपके कितने सवाल बने। एंड डिड यू थिंक दिस सेशन वाज हेल्पफुल इन मेकिंग यू अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट अबाउट वेक्टर्स। एंड अगर वेक्टर्स में कॉन्फिडेंस आ गया तो काइनेमेटिक्स बहुत इजीली बनने वाला है आपका, राइट। आगे भी मैकेनिक्स में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपका, मतलब फिजिक्स का बहुत ज्यादा पोर्शन ना इन बेसिक चीजों से लेना देना होता है, राइट। तो दैट वाज इट। आई होप यू लाइक द सेशन, राइट। सो दिस इज चंदन गनोत्रा साइनिंग ऑफ। आशा है कि अच्छा लगा होगा। जाते जाते कमेंट सेक्शन में प्लीज बता देना कि आपके कितने सवाल बने, राइट। एंड प्लीज डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक द वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।